खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण योग्यता होगी, लेकिन उस योग्यता को धारण करने के बाद भी आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। आज हम खंड शिक्षा अधिकारी की संपूर्ण तैयारी कैसे करें, जीरो से शुरुआत कैसे करें, उस टॉपिक पर हम लोग क्रमवार रूप से बात करेंगे, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस के सिलेबस को कवर करते चलना है। और हम और आप भी ये जानते हैं कि प्री और मेंस के सिलेबस में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मुख्य परीक्षा लिखित है और प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी एमसीक्यू मेथड पे है। लेकिन तैयारी अब हमें मेंस की इसलिए करते हुए चलना होगा क्योंकि प्री की परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं अब जो प्रश्न पूछने का तरीका है कूट वाले आते हैं, माने जिसका थियरी अच्छे से क्लियर होगा वही परीक्षाओं को क्लियर कर पाएगा। ये परीक्षाएं 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती हैं और पद की संख्या की बात करें तो 200 से लेकर 500 के बीच प्राय पदों की संख्या रहती है। इस परीक्षा में केवल बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं और बीएड के अभ्यर्थी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो सरकारी शिक्षक होते हैं, वो चाहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी बने। दूसरे वो अभ्यर्थी होते हैं जो बीएड कर चुके होते हैं, वो चाहते हैं मैं खंड शिक्षा अधिकारी बनूं। तो सबसे पहले जो योग्यता होगी वो आपकी बीएड होनी चाहिए। अगर आप बीएड हैं तो आप इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। अब एक सवाल उठता है कि क्या जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके सब्जेक्ट का भी कोई मामला? जी नहीं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीबीए हो, बीएससी हो, एग्रीकल्चर से हो, कॉमर्स हो अर्थात बीकॉम हो, बीए हो, उसके साथ अगर वो बीएड हैं तो इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के साथ साथ इसकी तैयारी में आपको एक लंबा समय लेकर चलना होगा। कारण यह है कि इसकी तैयारी स्पेशल अगर आप कर रहे हैं तो अगर हम पीसीएस से कम इसका अगर हम तुलना करें तो पीसीएस की अपेक्षा ये काफी आसान हो जाता है। अगर हम पीसीएस की तुलना में कर रहे हैं तो अब इसकी प्रश्न पूछने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है पीसीएस की अपेक्षा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा का अंक नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो मुख्य परीक्षा जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा उस टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना पड़ेगा और हमें ध्यान रखना होगा कौन कौन से टॉपिक कॉमन है या कौन कौन से अलग है। लेकिन इससे स्पष्ट है कि पूरा फोकस आपका जीएस और हिंदी पर होना है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में कुछ सवाल रीजनिंग और मैथ के भी रहेंगे, करंट अफेयर यहाँ भी रहना है, प्रारंभिक परीक्षा में रहेगा, मुख्य परीक्षा में भी इसका थोड़ा सा रोल आपको देखने को मिलेगा। इसके आवेदन करने की उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, लेकिन अगर अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो इसमें छूट के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग है और सिंपल जो उन्होंने रखा उनके लिए अलग है, कैटेगरी वाइज अलग है। तो इसमें आपको कई लेयर में आपको चीजें जानने पढ़ने को मिल जाएंगी। एक सवाल आता है क्या इसके लिए टेट की अनिवार्यता है? कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाकर डाला हुआ है तो मैंने वहां पे देखा, तो यहाँ पे एकदम मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस परीक्षा में टेट परीक्षा यूपी टेट या सी टेट की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड आपने कर रखा है, तब इस परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। उसके लिए बीटीसी, डीएलएड और टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कुछ लोग होंगे जो बीटीसी होंगे, कुछ डीएलएड होंगे, वो भी चाहते होंगे, जी नहीं, केवल बीएड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। बीएड भी जो सामान्य बीएड है, राशि टंडन है, कुछ लोगों ने इग्नू से कर रखा है, तो वो सभी बीएड इस परीक्षा में मान्य है। और कुछ ऐसे बीटीसी के अभ्यर्थी होंगे जो शिक्षक होंगे या डीएलएड होंगे तो उन्होंने राशि टंडन से बीएड का रखा होगा, तो वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी इसकी आपको एकदम बेसिक से लेकर चलनी पड़ेगी। बेसिक से अगर मैं बात करूं, दो तरह से इस पूरे पैटर्न को पढ़ना होगा, समझना होगा। सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए क्या क्या है, और अगर आप शिक्षक नहीं है तो भी आपके लिए कुछ चीजें जाननी जरूरी है। पहली बात तो पूरे सिलेबस को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग हम इसको बांट देते हैं एनसीईआरटी या एससीईआरटी। तो सबसे पहला काम आपको करना है, कारण इसका मैं आपको बता दूंगा कि इस पर काम आपको सबसे ज्यादा करना है। अगर आपने एनसीईआरटी या एससीईआरटी, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और ये भी जरूरी नहीं है कि एससीईआरटी पढ़ें, आप दोनों पढ़ सकते हैं या कोई एक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लें, रिवीजन एनसीईआरटी से कर लें, एससीईआरटी पढ़ लें, रिवीजन एनसीईआरटी से कर लें। या अगर आपको कहीं नोट्स मिल जा रहा है 6 से लेकर 12 तक की तो वो पढ़ ले। ये जो एनसीईआरटी होगा ये आपको जो पढ़नी है वो कक्षा 6 से लेकर 12 तक। इसमें भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी ओल्डर नहीं होती है, तो अगर आपको कहीं नोट्स मिल जा रहा है तो बेस्ट है।
और नहीं मिल रहा है तो आप किताबें लेकर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण 6 से लेकर 12 तक के लिए पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो पहली चीज ये जान लीजिएगा, अगर आप एनसीईआरटी सीईआरटी पढ़ रहे हैं तो 2 भागों में बांटना होगा सिलेबस को। जैसे अगर हम विज्ञान की बात करें तो जो विज्ञान आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना होगा 6 से लेकर 10 तक के लिए। विज्ञान और गणित ये दोनों तरफ से हम लिख लेते हैं। विज्ञान और गणित का जो लेवल होगा वो 6 से लेकर आपको 10 तक पढ़ना है। लेकिन वहीं अगर हम एसएसटी की बात करें, सामाजिक विषय की बात करें, तो अगर हम एसएसटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आपको 6 से लेकर 12 तक के लिए पढ़ना होगा। इस एसएसटी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये 4 विषय आपको लेकर चलना है। तो इसको पढ़ने से जो मुख्य परीक्षा, जैसे मेंस के नाम से जानते हैं, तो जो मुख्य परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा, इसमें काफी मदद आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे जो प्रश्न पूछा जाएगा कहीं 25 शब्दों में है, 50 शब्दों में, 125 शब्दों में है। तो मुख्य परीक्षा में जो लिखने का प्रश्न है, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, वो आपको कॉन्सेप्ट इस एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिल जाएगा। अब एक सवाल आता है कि सर जैसे मैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं तो मुझे पूरी कहानियां मिलती हैं, कुछ थ्योरी समझ में नहीं आता, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये भी जान लीजिएगा। इसके लिए एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी होगी कि उस कहानी से ही प्रश्नों को उठाकर पूछा जाता है। इसके लिए आप इतना पढ़ने के बाद आप यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना है। तो अब आप देख पाएंगे कि जो आपने एनसीईआरटी या सीईआरटी में पढ़ा था वो आपको हूबहू एक जगह मिल जा रहा है। तो पहला जो सेशन आपको, पहला जो काम करना है वो आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी पर करना है, एकदम समझ लीजिएगा। और अगर आपके पास किताबें नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं, आप चाहते हैं समय कम है, आपको एक जगह मिल जाए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरी एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ अगर आपको साफ दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे भी लिख दूंगा। दूसरी एक बात और है कि खुद से भी बनाते चलेंगे तो आपका डायग्राम क्रिएट होता चला जाएगा। लेकिन जो नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ा आपको फायदा ये है, इसमें ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर ओल्ड और प्लस न्यू भी 2 बार है। कोविड के बाद सिलेबस बदला है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो दोनों पढ़ना, ओल्ड और न्यू दोनों पर आपको फोकस करना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीजें आपको जहन में रखनी होगी, अपने ध्यान में रखना होगा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको एनसीईआरटी पर काम करने हैं। अब इस एनसीईआरटी सीईआरटी पे काम करने के लिए 6, 7, 8 अगर आप टीचर हैं तो क्लास में भी पढ़ाएंगे आप, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। 6 के इतिहास, 7 के इतिहास, 8 का 6, 7, 8 का भूगोल, 6, 7, 8 की विज्ञान साइंस, तो ये आपको मूल पढ़नी है। ये आपको पहला काम करना है, सबसे पहला काम। इससे आपकी सबसे बड़ी लिखने की क्षमता, मेंस में प्रश्न कैसे आएंगे वो आप कवर कर पाएंगे और टूट वाले सवालों पर अच्छी पकड़ बना लेंगे। और इसको पढ़ने के बाद जब मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो अब समझ में आएगा कि अब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, एससीईआरटी आपने पढ़ लिया, अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वो भी डाउट आपका यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। डाउट की कैसे सवाल परीक्षाओं में आते हैं, ये भी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। दूसरा अब आपको काम करना है, इसी के साथ साथ जो दूसरा काम यहाँ पे करना, एकदम विधिवत आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो दूसरा आपके लिए काम है वो सब्जेक्ट, विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करना, क्योंकि ट्रेंड एकदम बदल रहा है। अब नए तरह से सवाल आ रहे हैं और इस नए तरह के सवाल को, इस नए तरह के ट्रेंड वाले सवाल को अब हमें आपको कैसे पकड़ना है। अब इसके लिए आपको सबसे पहला जो फोकस करना है वो जीएस पर करना है। जीएस, जीके और स्टैटिक जीके होता है, तो जीके में हम ले लेते हैं उसको भी। अब इसको भी पढ़ना है, माने अब जीएस जीके पर भी आपको फोकस करते रहना होगा। अब ये तो पढ़ लेंगे, लेकिन इस एनसीईआरटी में पूरी जीएस कवर नहीं होगी। ये आपके अंदर लेखन शैली का विकास करेगा, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए करेगा। अब इस जीएस को जो पढ़ेंगे, ये चीजें ऊपर से न जाकर अब आपको समझ में आने लगेंगी कि हमने कहां से क्या क्या चीजें पढ़ी। कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, अगर ब्रजेश सुल्तान के बारे में बात करेंगे, तो आपको लगेगा हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। हम उनके स्थापत्य कला की बात करेंगे, जब हम उनके वास्तुकला की हम बात करेंगे, जब उनके साहित्यिक चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो एक तरह से आपको ये रिवीजन हो जाएगा। अब इस जीएस जीके में भी हमें 2 तरह से पढ़ना होगा। एक तो कंप्लीटली पूरा विषय कवर करना होगा, मतलब इस पूरे विषय पर पकड़ बनानी होगी, ठीक। उसके बाद इसका रिवीजन नोट्स पर भी हमें काम करना होगा। ये रिवीजन नोट्स, और ये नोट्स क्या है, क्योंकि हम एक बार पढ़ेंगे
तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरी बार के लिए आपको याद रहेगा, या एक बार ही आपको पढ़कर समझ में आ जाए? तो दोबारा पढ़ने के लिए आपको रिवीजन करना होगा, तो शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी, कम समय में पूरी चीजों को कवर करना। तो उसके लिए आप लर्निंग विद वर्गीस के नोट्स है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। ऊपर मैंने नंबर लिखा है, अगर आपको साफ नंबर दिख रहा है ठीक है, वरना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। यहाँ पर मेरी जो क्लासेज होगी पूरी तरह से निःशुल्क होगी आप सभी के लिए, देशहित में राष्ट्रहित में, तो ये आपके हो सकता है काम आ जाए। वैसे आप साथ साथ अगर क्लास में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मजा आने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस जीएसजीके के सब्जेक्ट में अगर मैं एसएसटी की बात करें, आपको यहाँ से क्या क्या पढ़नी है। अब आपको इतिहास पढ़नी है, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा तो प्लेन पेज ले ले, दिख रहा है आपको को नहीं दिख रहा तो लिखते चलेगा, आवाज तो सुनाई दे रही होगी। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। पहले इन दो विषय की बात कर लेते हैं। इतिहास को हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। 4 कहेंगे क्यों? कहेंगे सर ये 4 हम कैटेगरी हम क्यों बांटेंगे? चलिए, अब 4 कैटेगरी को इतिहास में क्यों बांटेंगे, ये सवाल शायद आपके जहन में भी आएगा। 4 कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों की संस्कृति और कल्चर भी आपको पढ़ना होगा, उनके स्थापत्य कला को भी पढ़ना होगा, क्योंकि अब प्रश्न का ट्रेंड खूब ज्यादा बदल चुका है। अब प्रश्न के टॉपिक से टॉपिक जोड़कर आपको तैयार करनी है। तो अब जीएस की क्लास जो होगी उसमें इतिहास के 4 सेशन को पढ़ना होगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहां पर इन 4 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एनसीईआरटी का सेशन पढ़ें, एक जीएसजी के मतलब अपना सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएं और इसको डेली के लिए रिटन फॉर्म में लेकर चलें। और कम से कम आपको 6 घंटे डेली देना होगा, कम से कम 5 से 6 घंटे आप देना होगा, तब जाकर आप इसे कवर कर पाएंगे। एक एक विषय की मैं प्राचीन इतिहास की मैं बात करूं तो अगर हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में सवाल ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो हम एक अनुमान ये लगा लेते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि 2 घंटे की या 1.5 घंटे की एक क्लास होती है, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, माने 90 मिनट से लेकर 120 मिनट की अगर क्लासेज होती है, तो कम से कम प्राचीन भारत के इतिहास को खत्म करने के लिए 30 से 35 क्लासेज आपके लिए चाहिए। अगर हम 30 क्लास मान के चलें तो इस हिसाब से 120 माने 120 से 150 क्लासेज आपके लिए तैयार होंगी, केवल आपका इतिहास खत्म करने के लिए। और ये क्लासेज औसतन 2 घंटे की होंगी तब, मतलब एक समय अगर मैं बात करूं तो 120 दिन में एक विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक विषय पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। माने इतिहास से प्रश्न अगर आपके आएंगे तो यहां से कतई गलत नहीं होंगे। इतना पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर इतिहास पीसीएस के लेकर आप उसके पीटी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कुछ प्रश्न आपको नए मिलेंगे, कुछ आपके पढ़े हुए मिलेंगे। अब उससे आपके ज्ञान के भंडार में थोड़ी सी वृद्धि होगी। अब आपको लगेगा आपने अच्छा कवर कर लिया, अब आपको लगेगा अब आपने पकड़ अपनी अच्छी मजबूत बना ली। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, इतिहास में गलती कम होगी और नए ट्रेंड में सवाल कैसे पूछे जा रहे परीक्षा में उस पर आप मजबूती बना पाएंगे। मतलब इसके लिए 3 से 4 महीना में एक विषय समाप्त होगा, जब एक विषय को फोकस करेंगे तब। मतलब यहां से सवाल अब गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। अब इसके बाद अब इसको पढ़ने के बाद अब इसको डेली आधा घंटा दे दिएगा ताकि डेली रिवीजन हो, ताकि इतिहास आप भूलने ना पाए। दूसरे अगर विषय की तरफ अगर मैं बात करूं, जो दूसरा विषय आपके जहन में आएगा वो आएगा भूगोल। भूगोल को पहले तुम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो हो जाएगा भारत का भूगोल और दूसरा होगा विश्व का भूगोल। अब इस भारत और विश्व के भूगोल को समझने के लिए, इन दोनों भूगोल को जानने के लिए सबसे पहले आपको मानचित्र पर पकड़ बनाना जरूरी है, क्योंकि मानचित्र अगर आप पकड़ बनाएंगे तो इस मानचित्र से इतिहास के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैप अगर आपके दिमाग में याद हो जाएंगी तो स्थापत्य कला से लेकर इतिहास में भी बहुत सारी चीजें आप कवर कर पाएंगे मानचित्र के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से। तो अगर मैपिंग की क्लास की मैं बात करूं कि जो मानचित्र की क्लास अगर आप पढ़ेंगे या पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो कम से कम भारत की भूगोल की अगर मैं बात करूं, इंडियन ज्योग्राफी की माइंड मैप कॉन्सेप्ट या मैप अगर आप पढ़ना चाहेंगे, कम से कम आपके 20 क्लासेज होंगी जो मानचित्र के माध्यम से भारत को समझाएंगे। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मानचित्र केवल हम यहाँ पे ले एक टॉपिक, तो विश्व के और भारत के मतलब ये मान के लिए 20 और 20 क्लासेज होंगे। इस 40 क्लास से
केवल आपका मैपिंग क्लियर हो जाएगा। माने 20 क्लास भारत का, 20 क्लास विश्व भूगोल, इसमें मानव भूगोल भी आ जाएगा, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ जाएगी। ऐसा नहीं केवल आप उसी पर फोकस करेंगे इस 40 क्लास में। अच्छा, विश्व भूगोल में कुछ मैपिंग बढ़ जाएगा। कारण ये है, जैसे अगर हम एक सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम 7 महाद्वीपों की बात करेंगे तो 7 महाद्वीपों को हम 21 वीडियो में ले जाएंगे। कारण क्या है, एक दिन हम उठाएंगे जैसे उसके फिजिकल फीचर की बात करेंगे, फिर हम पॉलिटिकल फीचर की बात करेंगे, उसका जो राजनीतिक स्थिति क्या है, उसकी प्राकृतिक या भौगोलिक स्थिति क्या है। तीसरा बात, हम इन दोनों के हिसाब से उस मानचित्र के आधार पर जो तीसरा पहलू निकल कर आएगा, जिसमें हम उससे जुड़ी हुई विविध तथ्यों की बात करेंगे, वो भी आपको निकल कर आएगा। मतलब अगर हम विश्व भूगोल की बात करें तो ये मान के चलेगा मानचित्र वाली क्लास में 30 वीडियो, और भारत के भूगोल की मैं बात करूं तो 20, माने 50 लेक्चर आपके मानचित्र से होंगे। ये 50 मानचित्र से जो आपने सेशन तैयार करेंगे वो आधा से ज्यादा भूगोल आपका कवर कर देगा। और अब जब थियरी पढ़ना शुरू करेंगे तब अगर किसी देश का नाम अगर आपके सामने आएगा, हम वहां के किसी उच्चावच की बात करेंगे, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, या वहां के हम किसी उत्पाद या कोई हम किसी खनन की बात करेंगे, या वहां पे कोई ज्वालामुखी की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में बातें तुरंत आ जाएंगी। इसलिए हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं ना। कुछ लोग कहते हैं पढ़कर तब मानचित्र पढ़ेंगे, लेकिन हम अगर पढ़ाएंगे तो सबसे पहला काम हम मानचित्र लेकर आएंगे, उसके बाद हम उसके सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपके समझ में आएगी, इससे एकदम बेसिक तैयारी हो जाएगी। अब उसके बाद भारत का भूगोल और विश्व भूगोल की क्लासेज की अगर हम बात करें तो इसके क्लासेज में, क्योंकि खगोल विज्ञान भी हो जाता है, ठीक, और यहाँ पर हम भारत एग्रीकल्चर भी हो जाता है। अब इसी में यूपी स्पेशल भी पढ़ना, मतलब भारत के साथ साथ आप यूपी के हैं तो इसमें एक टॉपिक आपको यूपी भी पढ़ना है, एक टॉपिक आपको यूपी पढ़ना है। तो जो भारत की भूगोल की जो सेशन होगी, कम से कम ये मान के चलेगा कि भारत के भूगोल से और यूपी से मिलाकर आपको पूरा, अगर कम से कम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 40 से 50 क्लासेज होंगी जो 2-2 घंटे की होंगी। 40 से 50 वीडियो में आपके 2-2 घंटे में भारत और यूपी दोनों का हम अच्छी से भूगोल पढ़ लेंगे। लेकिन कब हो सकता है कुछ सेशंस में मानचित्र का भी जुड़ जाएगा, जो मानचित्र का प्रयोग हम आप कर पाएंगे। तीसरी अगर विश्व भूगोल की बात करें तो यहां पर भी आपको 40 से 50, मतलब यूं मानकर चले कि सबसे ज्यादा जो समय आपका ले रहा है 30, 20, 50 और 100, मतलब 120 से लेकर 150 सेशन जो है हम सब भूगोल का भी लेकर चलेंगे। माने भूगोल में भी 150 क्लासेज भी हो पाएंगी, 120 से 150। तो यूं मानकर चलिए कि 4 महीना, ये 3 महीना नहीं, 1 महीना, क्योंकि बीच में कहीं आप पढ़ते नहीं, कहीं त्योहार है, कहीं चले गए, तो हम ही कभी एब्सेंट हो गए, तो दोनों मिलाकर आपके कितने घंटे हो गए? अब आपके 300 क्लास के 600 घंटे हो गए। अब इसे कैसे मैनेज करना है? अब कोशिश करिए, एक दिन इतिहास, एक ज्योग्राफी और एक एनसीईआरटी का सेशन आप लेकर चल सकते हैं, या केवल हिस्ट्री एनसीईआरटी ले सकते हैं, या केवल आप इन दोनों विषय को लेकर चल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको प्रैक्टिस पर भी फोकस करना है। अगर आप प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे तो आप अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए केवल यूपीपीएससी की जो पेपर हो चुके, जो यूपीपीसीएस के जो पेपर हुए प्रीवियस ईयर, उन पर आपको काम करना है। और मैं कहूंगा कि सबसे पहला काम, जो विषय पढ़ रहा है, अगर इतिहास कंप्लीट हुआ तो इतिहास पर फोकस करेगा, भूगोल कंप्लीट हुआ तो भूगोल पर। वैसे आपकी मर्जी, मैं केवल व्यक्तिगत राय दे सकता हूं, आपकी मर्जी, माने ना माने मेरी बात, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है, अब हमने किन विषयों की बात कर ली? इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो संविधान आ जाएगा। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का जब हम विकास पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का जब हम विकास पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग पढ़ते हैं या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमें संविधान में मिला जुला मिल सकता है। संविधान कहने में बहुत छोटा है। अगर पूरे सिलेबस की बात करें सभी विषयों में, सबसे छोटा जो सिलेबस है इकोनॉमी, उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने भारतीय संविधान आता है। लेकिन संविधान में जो प्रश्न आ रहे हैं, कूट वाले सवाल आ रहे हैं। अगर संविधान की मैं बात करूं तो इसमें भी जो क्लासेज होने वाली हैं, कम से कम आपके 60 क्लासेज होंगी, 60 से 70 क्लासेज होंगी जो 2-2 घंटे की होंगी, जिसमें संपूर्ण संविधान आपका कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपके नहीं पढ़ना है, इसके बाहर आप जाने जरूरत नहीं है। और कभी भी प्रश्न आएगा आपका 90% सवाल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम 2-2 घंटे, मतलब 1.5 से 2 घंटे क्लासेस में औसत मान के चल रहा हूं, तब जाकर आप ऐसा कर पाएंगे। जिसमें सबसे ज्यादा जो समय आपका लगेगा मूलाधिकार में लगता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो भाग 3 और भाग 4 सबसे ज्यादा समय लेता है।
और उससे पहले बात जो संविधान का विकास है वहां पे आपका समय ज्यादा लगता है। फिर संविधान के निर्माण जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब 1946 से लेकर 1950 तक का, वो थोड़ा सा लंबा समय लेता है आपका जो टॉपिक खिंचता है। उसके बाद जो भाग 5 है वो भाग 6, उसके बाद जो है थोड़ा सा संविधान कम समय आपका लेगा पढ़ने में। ये सब थोड़ा सा लेंदी वीडियो, बड़े वीडियो बनेंगे, लेकिन अगर संविधान को टर्म बनाकर समझेंगे, केंद्र और राज्य की स्थिति अपने दिमाग में बैठा लेंगे, जो स्थिति केंद्र में है कुछ स्थिति राज्य में, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, तो आपको चीजें और आसान हो जाएंगी समझना। टैक्सेशन समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टैक्सेशन मतलब इकोनॉमिक का भी है और इसमें भी आपको थोड़ा टॉपिक आपको मिलेगा, उसको भी मैं आपको उसमें कवर करता हुआ चलूंगा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हम संविधान माने संविधान, और ये अभी तक आपका इतिहास, भूगोल और संविधान हुआ। अब आपकी बारी आती है अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की। अब अर्थशास्त्र में भी भारतीय अर्थव्यवस्था पे काम करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है, वैसे भारतीय सब ये भी बहुत बड़ा है, इसको भी हम, अगर आप क्लासेस की मैं बात करूं, जिसके मूल कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 30 से 40 वीडियो में ले लेंगे। लेकिन उसके बाद ये पूरा करंट पर होता है, तो बहुत सारे टर्म से, जैसे अगर हमें बात करूं बजट सेशन, तो करंट हो गया ना, बजट तो हर साल आने हैं, राज्य का भी बजट होता है, केंद्र सरकार का बजट होता है, बजट से भी 1-2 सवाल खींच के आते हैं। तो एक बात तो कॉन्सेप्ट में दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अर्थशास्त्र जो है इसका 30% रोल करंट है और 70% की थियरी है। अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थशास्त्र पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पढ़नी है, इन दो टर्म हम मिला के पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का जो रोल थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इस पर ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। 30 से 40 वीडियो में ये भी आपकी कंप्लीट हो सकता है। वीडियो की संख्या कम हो जाए, मैं जब टाइमिंग अगर आपकी बढ़ेगी तो वीडियो की संख्या और कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, एक अनुमानता मैं आपको बता रहा हूं। फिर अर्थशास्त्र के बाद दूसरा जो अगला जो समय आपके लिए आता है वो आता है विज्ञान का। विज्ञान की अगर मैं बात करूं, अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है, जो आपको यहाँ पे दिखता नहीं। कंप्यूटर आपको पढ़ना है, ये भी साइंस का हिस्सा है। उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों टर्म आपको मिलाकर पढ़ने हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 25 का अगर मैं रेशियो लेकर चलूं तो इसमें भी लगभग या 20x4 मतलब लगभग इसमें 80 वीडियो में सारे टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं। मैंने 80 से 90 वीडियोज में आपके पूरी साइंस कवर हो जाएगी, जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी आपका हो सकता है। क्योंकि साइंस का जो टर्म अगर आपने एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया या एनसीईआरटी अगर आपने 6 से लेकर 10 तक पढ़ लिया, उससे बाहर सवाल आपके लिए नहीं आएगा। ये मुख्य परीक्षा में भी आपके काम हो जाएगा और प्रीलिम्स में भी। लेकिन इसमें जो आपको प्रश्न का ट्रेंड पकड़ना है, उसके लिए कुछ सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा। अब जैसे फिजिक्स का कुछ टर्म ऐसे है जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिल जाएगा कई जगह, और केमिस्ट्री भी आपको कुछ हद तक रटना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ याद भी करना है आपको। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब अगर मैं विविध की बात करूं तो विविध जो है सभी विषय का होता है। विविध जो है वो सभी विषयों का होता है। विविध भी ये 50 से लेकर 60 क्लासेज होंगी जो विविध की होंगी। ये विविध इतिहास में भी आपको मिलेगी, विविध भूगोल में भी मिलेगा, संविधान में मिलेगा, अर्थव्यवस्था में का मिलेगा, विज्ञान का मिलेगा। तो इन सभी में आपको विविध पढ़ने और देखने को मिलने वाला है। तो विविध का रोल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कंप्यूटर मिलेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में मिलेगा। उसके बाद जो अगला आता है वो करंट अफेयर का रोल आता है। करंट अफेयर अभी मत पढ़िएगा, मेरी व्यक्तिगत सलाह है। कारण यह है कि आज अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हो सकता है परीक्षा 4 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद, 5 महीने, 1 साल के बाद हो। तो जब परीक्षा होगी तब तक ये जरूरी नहीं आज जो अपने करंट पढ़ा आपको याद हो, लेकिन उतना समय आपने रोज अगर 1 घंटे दे दिया तो पता चला आपकी मेन ये क्लासेज आपके डिस्टर्ब हो जाएंगी। और हो सकता है जब परीक्षा हो तो आधुनिक भारत का इतिहास बन जाए आपका करंट। इसलिए जब परीक्षा की तिथि आ जाए तब आप ये फोकस करिएगा कि तब आप किस पर काम करना है, करंट पे काम करना है। अभी करंट पे आपको काम नहीं करना है। मेरी व्यक्तिगत सलाह, वैसे माने ना माने आपके ऊपर है। वैसे जैसे अगर हम 1 घंटे अगर हम करंट को देंगे तो 1 घंटे में संविधान को दे रहे हैं, तो संविधान मेरा तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं वो आपका बेस कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप कहीं से भी पूछो, कुछ भी कर लो, वो बदलना नहीं है, बदलेगा जो जी वो तो हम करंट के साथ अपडेट होते रहेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि अगर अब हम इसके तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा करंट का। यूपी हम इसके साथ पढ़ ले रहे हैं, बात की भूगोल के साथ यूपी कवर कर लेंगे, या यूपी के अलग से कंटेंट हम लोग पढ़ लेंगे। इससे आपकी
चाहे आरओ एआरओ की तैयारी, देखिए समझने के लिए कुछ क्या है। अब इसके साथ अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूपी पीसीएस के लिए भी काम कर रहे होंगे तो उनका भी कम हो जाएगा। तो मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें कम से कम इस पूरे सेशन को पढ़ने के लिए, जो पूरा सेशन अगर आपको कवर करना है तो कम से कम ये 8 से 12 माह का समय आपका लेगा ये। और एक बार अगर आपने इतनी पूरी तैयारी कर ली तो फिर आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना होगा। तब आप ये जान पाएंगे इसमें आपका वीक जोन क्या है, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, कहां से आपको तैयारी करनी है, कहां से आपको ये पढ़ना है। माने ये पूरा जो जोन है वो आपको समझ में आने लगेगा। और इसके बाद प्रीवियस पेपर को खंगालना है, जहां आपको लगेगा कम है उसे आपको रिवीजन में लेके रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब आपके पास कहेंगे सर हमें बेसिक गणित भी यहां पे पढ़नी थी, तो इसका रोल पीटी में है तो सामान्य गणित है जिसमें से परसेंटेज का बहुत रोल है। परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद सांख्यिकी सवाल इसमें पूछे जाते हैं तो उसको भी पढ़ना है आपको। फिर उसके अलावा संख्या पद्धति के सवाल इस परीक्षा में आते हैं, वो भी आप कवर करना है। फिर तर्क शक्ति है, रीजनिंग जो है। अगर फिर मुख्य परीक्षा की हम बात करें तो हिंदी की भी भूमिका यहां पर रहती है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो हिंदी की भी यहां पर अच्छी खासी भूमिका रहती है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो हिंदी की भी भूमिका यहां पर रहती है। तो अगर आप चाहें तो डेली की डेली थोड़ा थोड़ा अगर इकट्ठा करते चले तो आप कर पाएंगे। अब आप साधारण दिमाग से, ये शांत दिमाग से सोचने का प्रयास करिएगा, आप अपने टाइम के सिलेबस को किस तरह से बांटते हैं, किस तरह से आप इसे कवर करते हैं। और अगर आप इसे करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप इस पैटर्न को करने और समझने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो यहां पर जो आपकी थियरी है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जब इस पर आप काम कर लेंगे तो आगे के लिए आप बेहतर कर पाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिना इसके आप अगर तैयारी में कूद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से समझौता कर पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ना आपको है। तो सही रास्ता अगर आपके सामने है तो आपके तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसके सिलेबस की व्याख्या की वहां पे आप देख सकते हैं, जहां पर पॉइंट बाय पॉइंट हर चीजों को रखें। और यह वीडियो भी आपके काफी मददगार होगी। हम आपके लिए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और कल से आपको हर दिन 1 से 2 क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और आप हमें बताएं कि कहां से शुरू करें। वैसे मेरी इस बार इच्छा थी कि मैं इतिहास से शुरू करूं, और इतिहास में पहले मैं प्राचीन से शुरुआत करता था या मैं आधुनिक भारत के इतिहास शुरू करता था। लेकिन इस बार मैं चाह रहा हूं कि मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से अपनी सेशन की शुरुआत करूं और साथ ही साथ एक मैप की भी क्लास लेकर चलूं। तो 2 सेशन में लेकर चलूंगा और ये थ्योरी का सेशन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लास में जुड़े रहें और हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले, जैसे कई बार क्या होती है कि मैं भी गैप कर जाता हूं, तो और भी जो टीम है वो भी आपके लिए बेस्ट और बेहतर करने का प्रयास करेगी। उसके लिए आप लोग जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप लोग जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे तो आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। फेसबुक वीडियो को देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश और फॉलो और वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी सभी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। और हम चाहेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, ये आप लिंक आप नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, स्पेस नहीं देना है, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। और अगर वीडियो को आप इस चैनल पर नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाएंगे। और हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको जो छोटी छोटी जानकारियां होंगी उसे हम देते रहेंगे। इनके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम कौन कौन सी किताब पढ़ी, कुछ किताबों के हमें यह नाम बता दे जो इसके लिए बेहतर हो। वैसे आप इस वीडियो में सबसे पहले कमेंट करके ये बताइएगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई, क्या इसमें कोई कमी नजर आ रही है, क्या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें सुधार किया जा सकता है, तो आप बेशक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दूसरी विशेष और बड़ी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो भी लोग इस वीडियो सेशन को पढ़ रहे हैं या जो भी साथी सेशन को हमारे साथ देख पा रहे हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आप इस पूरे चीज को अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कुछ सिलेबस में मुझे बताने में जो छूट रहा होगा तो हम पढ़ाते समय चीजों को कवर कर लेंगे। मतलब आपके एक दिन में अगर 6 घंटे लेकर चलेंगे तो आप इस पूरे सेशन को माने 8 से 12 महीने में एक बार कवर कर लेंगे। फिर कभी भी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा शुरू होती है तो आप सिलेक्शन पा लेंगे। अब आपके मन में आएगा सर मैं पढ़ना शुरू करूं या भर्ती आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूं। देखिए इसकी पोस्ट कम होती है। अगर आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो जब
भर्ती आने के बाद लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तब आप रिवीजन करेंगे, माने तब आप रिवीजन पे चलेंगे, वो पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप समझ सकते हैं सिलेक्शन किसका होगा। कहने के लिए कहा जाता है बहुत सरल नौकरी है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना लोगों ने कह दिया है, बता दिया। ये उतना भी हुआ नहीं है कि आपने हाथ घुमा दिया, आप खंड शिक्षा अधिकारी बन गए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप आज से ही अपने कल के लिए लग जाइए। और इसमें अगर आप बीएड हैं या दूरस्थ बीएड हैं या बीएड रेगुलर हैं, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी आ रहे हैं, आपके जहन में आ रहे होंगे, तो जो भी सवाल आपके मन में, आपके जहन में आ रहे हैं, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सभी सवालों के जवाब दें और उन सभी चीजों को आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि आप डेली की डेली सेशन में, डेली की डेली क्लास में आप अपना बेस्ट और बेहतर देते हुए भी आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। वीडियो में जो भी सेशन होगा कमेंट करेगा। अब खंड शिक्षा अधिकारी की पूरी नोट्स भी उपलब्ध है, जैसा कि मैंने कई बार यहाँ पे नंबर भी दिया है, लिखा है, हो सकता है आप ले लें, क्योंकि मेरी क्लासेज पूरी तरह से शुरू करेंगी। अन्य टीचर की जो क्लासेज है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, कम से कम एक दिन में 5 से 6 घंटे की क्लासेज आपको चाहिए, तो इसके लिए आप वहां पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नंबर है, हो सकता है ये नंबर आपके काम आ जाए। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधित, क्लास संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और थियरी के साथ साथ आप एमसीक्यू के लिए पहले देखिए, मैं पहले बार बार कहूँ, पहले थियरी एक बार पढ़ लेंगे, तो जब एमसीक्यू आएगा, प्रश्न आएगा, तो उसे सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। पहले थियरी पर फोकस करेगा। थियरी की दोनों एनसीईआरटी, एससीईआरटी देखिए मैंने ऊपर आपको बता रखा है, इस पर भी आपको फोकस करके रखना है। उसके बाद जो जीएसजी की विविध है, इस पर भी आपको फोकस रखना है। और साथ ही साथ एमसीक्यू की जो प्रीवियस ईयर पेपर है एमसीक्यू, उस पर भी आपको अपनी कमांड बनाकर रखना है। जो सब्जेक्ट आपका खत्म होता जाए, उस सब्जेक्ट के भी आप प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चले। और हम चाहेंगे कि हम जब पढ़ाना शुरू कर, देखिए सबका अंदाज होता है पढ़ने का, समझने का, पढ़ाने का। मेरा अपना अलग अंदाज है, आपका पढ़ने का अलग अंदाज है, लेकिन अब आपके अंदर रेगुलरिटी होनी जरूरी है। अगर रेगुलरिटी है तो आप सिलेक्शन के करीब है और पहुंच सकते हैं। अभी आपके पास समय है, आप अभी बेस्ट और बेहतर दीजिएगा। अगर आप 6 घंटा से और ज्यादा दे पाते हैं, 7 से 8 घंटा, तो आपके लिए और बेस्ट है। कम से कम आप प्रतिदिन 6 घंटा जरूर निकालिए और एक लंबा समय लीजिए। ये मत मानिए कि आप आज ही सिलेक्शन ले लेना है, कल ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 से 2 साल अगर आप गैप करके पूरे विषय पे पकड़ बना लेते हैं, आप खुद को मजबूत पाएंगे और एक अच्छी पोस्ट के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर पाएंगे। चाहे आरओ परीक्षा हो या पीसीएस परीक्षा हो, कहीं ना कहीं पूरा जो सिलेबस पैटर्न है पीसीएस प्री परीक्षा जो पीसीएस का है, वो भी आप अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे और ये आपके लिए भी अच्छा और बेहतर होगा। वैसे आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप जरूर पूछेगा और इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक साझा जरूर करिएगा। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं हमेशा आपके लिए देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा की जो सीरीज है वो लेकर आता रहूंगा और आगे पढ़ाता रहूंगा। फिलहाल अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, इस वीडियो में कमेंट करिएगा। इसको अगर लिखना है कहीं लिख लीजिएगा। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, वैसे हर चीजें साफ नजर नहीं आ रही होंगी। ठीक है, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करें। जहां भी आप इसे देख रहे हैं फॉलो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सभी का थैंक यू।